हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 12 सेट हैं। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 9 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का हमारा कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इनको अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल या इनर प्लानेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं इनर प्लानेट में, यानी कि आंतरिक ग्रह में, या फिर पार्थिव ग्रह कहिए तो इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, एक होता है जोवियन प्लानेट या उसको आउटर प्लानेट कहा जाता है, और हिंदी में उसको कहा जाता है बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। क्लियर, ये तो आंतरिक हो गया। या पार्थिव होगा उसको कहा जाता है बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है यह आंतरिक ग्रह नहीं है, यह जो है आउटर प्लैनेट है, यानी कि जोवियन प्लैनेट है, जिसको कि हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। तो फ्रेंड्स ये किसने बताया था? तो ये बताया था पाइथागोरस ने। और पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी जो है यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। क्लियर। यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि जो गलत दिया गया इसमें। यहाँ पर देखेंगे स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी सही है। और गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से लेकर के 1/6 भाग लिया जाता था, ये भी सही दिया गया है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये गलत है। देखिए, गुप्त सम्राट जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, याद रखिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। और विष्णु का जो वाहन गरुड़ है, गुप्तों का राज्य चिन्ह था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यही वाला जो है गलत दिया गया और सत्य दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी नहीं था, दरबारी कवि? तो यहाँ पर देखिए, गजनी के दरबार में कौन कौन से रहते थे, तो आपको सिर्फ याद रखना है कौन रहते थे। फूफा रहते थे। मैंने एक अनोखा ट्रिक बनाया हुआ आपके लिए, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। कौन रहते थे गजनी के दरबार में? तो फूफा रहते थे। एक एफ से क्या होगा? फरुखी हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कौन हो गया? फरुखी हो गया। ठीक है, यू से क्या होगा? उतबी हो गया। देखिए यहाँ उतबी दिया गया है। एक एफ से जो है फिरदौसी हो गया, और ए से क्या हो गया? अलबरूनी हो गया। तो याद रखना, फरूखी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। अमीर हसन नहीं रहते थे। क्लियर, याद रहेगा आपको अब लंबे समय तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का हो, इंटर लेवल का, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल एग्जाम हो, जितने भी अब तक एग्जाम करवाए गए हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग,
पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने जो बीपीएससी का घटना चक्र आता है सब्जेक्ट वाइज, उस तरह मैंने आपको बिहार एसएससी का भी घटना चक्र जो है मैंने आपको कवर करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या चैनल पर चले जाइए वहाँ भी मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी सीजीएल घटना चक्र सक्सेस केंद्रा, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है ये राकापोसी है। ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो देखिए महान विभाजक वर्ष की संज्ञा जो दी गई है ये दिया गया है किसको? तो 1921 को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1911 से लेकर के 1921, यानी कि जिसको कि हम लोग दशकीय कहेंगे क्योंकि 10 वर्ष इसमें शामिल है। तो देखिए 1911 से लेकर के 1921 के दौरान जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर रही थी ये ऋणात्मक रही थी, ऋणात्मक रही थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो देखिए मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है यह कहा जाता है किसको? शरद ऋतु को। शरद ऋतु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन के काल को रिट्रीटिंग मानसून सीजन। क्लियर, याद रखेंगे, याद रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपको पता है कि काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये हरिके बैराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो देखिए यह मिशन जो है यह मिशन अमानत है। फ्रेंड्स मेरा प्रयास रहेगा कि विद इन 20 मिनट के अंदर मैं यह वीडियो आपको कवर करवा दूं बिना आपके समय को व्यर्थ किए हुए। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु वाले लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक चूंकि शिशु लिंगानुपात पूछा है तो ये आपका किशनगंज हो जाएगा। सर्वाधिक अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछता तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से बेमेल जोड़े यानी कि जो बिना मिलान वाले हैं, गलत मिलान वाले बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन सही दिया गया है, बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये गलत दिया गया है। लक्षद्वीप में जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ना, ये वाला सही, मतलब ये वाला इसके साथ करेक्ट मिलान होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही जो है बेमेल जोड़ा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह धारवाड़ तंत्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश में स्थित, यहाँ पर देखिएगा ग्वाडलजारा शहर को जो है विश्व की पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो ये जो ग्वाडलजारा है ये मैक्सिको की सिटी है जिसको कि 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में किया गया था? टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहले के बारे में पूछा गया, पहला जो हुआ था याद रखिएगा कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे किसके शासन काल में? तो ये भी आपको याद रखना, अजात शत्रु के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है ध्यान रखेंगे महाकश्यप ने किया था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। क्लियर, चलिए बाकी तो आपको पता ही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान औपचारिक तौर पर किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन पूछा गया है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसको स्थगित करने का निर्णय लिया था। स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा इसमें से? ऑप्शन नंबर डी बारदोली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी का जो है मंत्रिमंडल था, आपको पता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था ये पेशवा का पद होता था जो कि प्रधानमंत्री कहलाता था। और देखिए सुमंत जो होता था यही विदेश मंत्री होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमात्य जो होता था ये कौन होता था? तो अमात्य राजस्व मंत्री को कहा जाता था और यह राज्य के आय का लेखा जोखा रखता था। अमात्य राजस्व मंत्री था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। भारत में सबसे बड़े ये मेंशन किया गया है तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था?
गांधीदास पैक्ट जो हुआ था ये 1924 में हुआ था। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसे महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला की उपाधि दिया था। भारत कोकिला की उपाधि सरोजनी नायडू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू पहली महिला हैं। क्लियर, और सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री महिला हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश दोनों का होगा। उत्तर प्रदेश में ये राज्यपाल बनी थी और उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लाया गया था। और जो अस्थायी बंदोबस्त है इसकी योजना किसने तैयार किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाया था। देखिए यहाँ मेंशन भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यहाँ पर देखेंगे कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो यहाँ पर देखिए साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, इनकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। अच्छा, फिनिक्स आश्रम के बारे में पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर किया था और कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, विश्व भारती की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसमें से वास्तविक मछली जो हो जाएगा ये सी हॉर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा इसमें से, ये आपसे पूछा गया। ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 1 टेराग्राम बराबर होता है। 1 टेराग्राम बराबर जो होता है ये 10⁻12 ग्राम होता है। अच्छा, 1 पिकोग्राम जो होता है ये 10⁻−12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। टेराग्राम पूछेगा तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, 10⁻⁻ पॉजिटिव रहेगा 12 और 10⁻⁻ रहेगा 12 पिकोग्राम में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ये आपको भी पता है, बहुत ईजी है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इसमें से मिश्र धातु नहीं है तो आपको पता है कि यह मिश्र धातु जो है कौन सा नहीं होगा? तो तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। क्लियर, बाकी पीतल, कांसा, इस्पात ये सभी जो है मिश्र धातु हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार जो है यह मिश्र धातु किसका है? तो फ्रेंड्स यह मिश्र धातु सीसा और टीन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि से नहीं किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन नहीं किया जाता है, फिटकिरी का शुद्धिकरण। फिटकिरी का शुद्धिकरण जो है ये क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किया जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अच्छा, मेनली क्या होता है अवतल दर्पण में जो होता है, ध्यान रखेंगे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक केस है जिसमें कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है वह दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब की आकार जो होती है ये वस्तु की आकार से बड़ी होती है। और वही केस जो है, यह केस कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसा प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए कार्नेलाइट जो है यह किसका धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है यह अयस्क है पोटेशियम का। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो 3 परत होती है। ठीक है, एक ऊपरी परत होता है जिसको कि एपिडर्मिस कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ एपिडर्मिस। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला परत है। क्लियर, उसके बाद देखिए एक होता है डर्मिस, ये बीच वाला परत है, मध्य परत है। और एक होता है आपका हाइपोडर्मिस, यहाँ में लिखते हैं हाइपोडर्मिस। ये जो होता है सबसे नीचे वाला परत है, वसायुक्त परत है यह। ठीक है, हाइपोडर्मिस। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि जो WBC होता है ना,
यह शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है। तो इसमें से आप, मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि अंग्रेजी वाला भी नाम आपको ध्यान रखना हो, तो WBC कहा जाता है ल्यूकोसाइट को, ठीक है। चलिए, एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन जलजनित रोग नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, हैजा, चेचक और पीलिया, हैजा, टाइफाइड और पीलिया, ये वाला A, C और D, ये जो है आपके जलजनित रोग हैं, जबकि चेचक जलजनित रोग नहीं है। चेचक जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चेचक की टीका का खोज किसने किया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए पहले, ठीक है। चेचक की टीका का खोज किसने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तापमान थर्मामीटर से, भूकंप सिस्मोग्राफ से, और विभवांतर जो है या वोल्ट मीटर से मापा जाता है, न कि पायरोमीटर से। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। रक्त में RBC के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। जब WBC की मात्रा बढ़ती है तो ल्यूकोसाइट होता है, और इसमें जो होता है ल्यूकोसाइट नहीं, इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। यहाँ पर दिया है ल्यूकेमिया, WBC जब बढ़ता है तब, ठीक है। और यहाँ RBC पूछा गया तो पॉलीसिथीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बताइए। तो देखिए, एक तरफ जो है हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है फ्रेंड्स उनसे संबंधित जो वर्क है उनका वो दिया गया है। एड्रेनलिन तनाव की स्थिति में यह उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन ये महिला सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है, याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोपामाइन, तो ये डोपामाइन जो है ये हैप्पी हार्मोन। इंसुलिन जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित नहीं करता है। इंसुलिन का क्या काम है, तो मेनली रक्त शर्करा को नियंत्रित करना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर D सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा, आंख के जो पारदर्शी भाग हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया कहा जाता है, और नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है, आपको भी पता है। देखिए, वसा का पचन करने वाला जो एंजाइम है लाइपेज, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो लाइपेज का स्रावन जो है यह करता है कौन सा, अग्नाशय के द्वारा लाइपेज स्रावित होता है। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा। देखिए, इसका आयतन जो है फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो इसका आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ता है इसका आयतन। और आपको पता है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो ये बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है, तो ये ओवरी जो है, अंडाशय जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था, तो A.G. टांसले ने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, देखिए कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई थी। तो देखिए, कार्बन क्रेडिट जो है, ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेटो प्रोटोकॉल, क्लियर। अच्छा, क्वेटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, साइन कब हुआ था, तो 1997 में 11 दिसंबर के दिन, ध्यान रखिएगा। और ये इफेक्टिव कब हुआ था, तो 2005, क्लियर। यहाँ देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ओजोन परत की छीन करने वाले जो पदार्थ हैं उनके संबंध में है, यानी कि ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह साइन हुआ था 1987 में, और यह प्रभावी हुआ था 1989 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक पड़ता है। देखिए, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, तो यह चलैया समिति थी। कौन सी समिति थी, चलैया समिति थी। आपको भी पता होगा, लूसेंट में दिया गया है। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो ये राजकोषीय घाटा का। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में होता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। अच्छा, सबसे पहले 1868 में जो है आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था VKRV राव ने। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर इसका हो जाएगा। संयुक्त लोकसभा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 315 है, अनुच्छेद 315, ठीक है, इसके तहत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए जो 2 राज्य सहमत हुए हैं, एक लोकसेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। और तभी जो है जाकर के संसद, मतलब ये दोनों राज्य सहमत हो जाएंगे, तभी जो होगा संसद कानून के द्वारा, कौन, संसद कानून के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। तो ये संसद का अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो आपको पता है पंचायत का चुनाव कराना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, और राज्य चुनाव आयुक्त इसके लिए है, ये आपका भारतीय चुनाव आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारत की संविधान जो है ये संघात्मक है। यहाँ पर देखिए एकात्मक दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए संघात्मक शासन यहाँ पर जो है संघात्मक प्रणाली है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो संघ लोक सेवा पूछा गया है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी ये पहले पूरा कर ले अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है, तो त्वरित दृष्टिकोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था, देखिए अभी मैंने बताया था ना कि संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, कब, बाहरी संकट के समय, बाहरी संकट के समय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो देखिए जो जीवन का अधिकार है ना, ये आपसे नहीं छीना जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी, यहाँ मैं लिखता हूँ वेंकट रमनी है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अभी रिसेंटली ये बने हैं आर वेंकट रमनी, ये नाम आप याद रखेंगे, ये अटॉर्नी जनरल हैं। पहले के वेणुगोपाल थे, लेकिन अब आर वेंकट रमनी बन गए हैं। उसके बाद देखिए आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो ये परिसीमन कमीशन है, परिसीमन आयोग के द्वारा। उसके बाद देखिएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बिहार ने जीता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार ने। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना। चलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये है असगर वजाहत, ठीक है। असगर वजाहत को जो है याद रखेंगे, उनके नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, उनके नाटक महाबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और फ्रेंड्स जर्मनी की सहायता से हुई थी। सार्क का मुख्यालय, अब यहाँ देखिए सार्क का एक बार फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। कहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं, कौन कौन से उंगली पर काउंट करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, उसके बाद नेपाल, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 देश हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। भाविना पटेल ने जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक, उनमें इन्होंने 2 मेडल जीता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। भारत के प्रथम महिला, यहाँ देखिए महिला पूछा गया, महिला नोबेल पुरस्कार भी जीता, तो फ्रेंड्स ये मदर टेरेसा हैं। ध्यान रखेंगे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1979 में। क्लियर, अगर महिला नहीं रहता तो रविंद्रनाथ टैगोर होते। देखिए देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग किया गया था, तो ये केरल में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया था कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। अच्छा, अभी ईरान जो है एससीओ का नया सदस्य देश बना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एससीओ के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बाकी सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। विश्व विज्ञान जो है ये पैथोलॉजी नहीं होगा, विश्व विज्ञान जो होगा ये टैक्सिकोलॉजी होगा। क्लियर, टैक्सिकोलॉजी। चलिए उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, 70 नंबर है। अपना स्कोर बताइएगा कि इन 70 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही से दिया है, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।